वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता देते हैं कि वो क्या तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं 9619873567। आप लिखित रूप में सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में शूट करके भी वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए, और हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। और फिरोज, जैसे कि लगातार सभी के लिए चिंता बनी हुई है महंगाई, और इसका हम देख रहे हैं कि चौतरफा असर पड़ रहा है। आपके रोजमर्रा के खर्चे हो, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, या आपकी भविष्य की प्लानिंग हो। और भविष्य की प्लानिंग की जहां तक बात है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भले ही स्कूल जाने की बात हो, उनके कॉलेज एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की बात हो, सब जगह हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से इनका बजट बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक प्लानिंग कर रखी है उनकी प्लानिंग थोड़ी सी पटरी से उतर गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो महंगाई की जो मार चौतरफा पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये कितनी गहरी है फिरोज? शुरुआत इससे करना चाहती हूं। इसके ट्रिगर्स क्या है और कैसे जरूरी हो गया है कि हम इसके लिए कदम उठाएं अब? कविता जी, बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को भी ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पैक्ट करती है। अब रहा सवाल, एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि एजुकेशन में दो किस्म की इन्फ्लेशन होती है। एक तो होती है कि आपकी जो पढ़ाई है वो महंगी हो रही है, और दूसरी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की चाह भी लोगों की बढ़ रही है। 10 साल पहले इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं होती थी ज्यादातर, और सीबीएसई या स्टेट लेवल बोर्ड की स्कूल्स होती थी। आज 20,000 रुपए पर ईयर की ट्यूशन फी की स्कूल भी है, 10 लाख रुपए पर ईयर की ट्यूशन फी की भी स्कूल है। तो एक दूसरी इन्फ्लेशन ये होती है कि आप अपनी एजुकेशन अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन करने के लिए आप उसको भी अपग्रेड करते हैं, स्कूल की क्वालिटी को। तो महंगाई तो है ही, और आपकी जो चाह है अपने बच्चों की तरफ वो भी बढ़ती जा रही है, और ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। तो महंगाई एजुकेशन में बहुत इम्पैक्ट करती है। रहा सवाल महंगाई एजुकेशन में, ग्लोबल एजुकेशन में महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि यूएस में महंगाई 30 साल की पीक लेवल्स पे है। तो एजुकेशन अब्रॉड की भी महंगाई काफी बढ़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्लानिंग से इसकी जो रिस्क है वो थोड़ी बहुत मिटिगेट जरूर हो सकती है। बिल्कुल, प्लानिंग तो करना है, वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि आपने भी समझाइश दी यहाँ पर, और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ओईसीडी की जो रिपोर्ट आपने भी साझा की है उसमें इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों के नाम है जहाँ पर जो शिक्षा का जो पूरी कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब मुझे आपसे ये जानना है कि करंट सिनेरियो में कितनी महंगी हो रही है इन जगह पर पढ़ाई, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे करेंसी फैक्टर आ जाता है, उसके अलावा तमाम चीज़ें हैं जो महंगाई को और बढ़ा रहे हैं। तो अब ये जो करेंसी डिफरेंस है इसके लिए तो आपको प्लानिंग बहुत पहले से शुरू करनी होती है, लेकिन अभी जो ट्रिगर्स देख रहे हैं वो तो मौजूदा कुछ महीनों से हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महंगाई बढ़ने का अंदेशा हमें पहले से ही था, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी एजुकेशन जैसे गोल के लिए आप प्लान करें तो हमेशा आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें। लेकिन आज की जो स्थिति है वो तो किसी ने सोची ही नहीं थी, खासतौर से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के लिहाज से अगर मैं देखना चाहूँ फिरोज। तो इन ट्रिगर्स को आप पहले से कैसे काउंटर करें, और काउंटर होने के बाद जो करेंसी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उससे कैसे लड़े? यस कविता जी, आपके सवाल में बहुत सारे सवाल हैं और कमेंट्स हैं। तो एक एक करके मैं ट्राई करता हूँ एड्रेस करने की। पहली बात तो, बहुत सारी कंट्रीज में जो एजुकेशन है बहुत डिफरेंटली प्राइस्ड है। अगर आपने ये निर्णय लिया है कि कंट्री इंडिया के बाहर हायर एजुकेशन बच्चे की करानी है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। जैसे आपने कहा इंग्लैंड में सबसे महंगी है। टॉप 10 देश जो सबसे महंगे हैं उसमें इंग्लैंड, जापान, स्वीडन 10th पे आता है। तो आप अगर अच्छी तरह से होमवर्क करेंगे तो बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन आपको ऑप्टिमल प्राइस पे मिल सकती है। ये पॉइंट 1 कह रहा हूं मैं। अगर हम उदाहरण ही देख लें तो मेडिकल एजुकेशन के लिए काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन गए थे। हमने देखा ही है कि वो वापस लाए गए वॉर जोन से।
तो यूक्रेन क्यों गए थे? क्योंकि इंडिया से कम कॉस्ट में मेडिकल एजुकेशन यूक्रेन में थी। तो होमवर्क करने से आप अपनी कॉस्ट की जो एक्सपेंडिचर है उसको ऑप्टिमाइज कर पाए। सेकेंड सवाल जो है करेंसी डेप्रिसिएशन का, इंडिया की जो रुपी है वो 3 से 4% हर साल डेप्रिशिएट होगी, ये मान के चले। ये लास्ट 20 सालों से हुआ है, अगले 20 साल भी होगा, क्योंकि ब्याज दरों में अंतर है। तो प्रोविजनिंग फॉर 4% रुपी डेप्रिसिएशन इज अ सेंसिबल थिंग टू डू। तीसरा पॉइंट, अगर 4% आप डेप्रिसिएशन रुपी की मानते हैं तो इन्फ्लेशन जोड़ के, करेंसी डेप्रिसिएशन जोड़ के कितने का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा? 10% पर एनम। आपको ये मान के चलना है कि महंगाई 10% बढ़ेगी, इंक्लूडिंग द रुपी डेप्रिसिएशन, इन माय ओपिनियन। अब ऐसे में जिनके बच्चे बाहर जाने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, उन्हें बाकी तरह के खर्चों की भी तो प्लानिंग करनी होगी ना। वहाँ की ट्यूशन फीस होगी, वहाँ पे उनका रहना सहना हो गया, और अब क्योंकि यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट हुआ है तो उन्हें वो खर्च ज़्यादा बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। अब जिन्होंने निवेश किया हुआ है लेकिन इस तरह के ट्रिगर्स को और गिरावट को और महंगाई को काउंटर नहीं किया है, उनके लिए क्या कोई उपाय है, कोई रास्ता है? यस कविता जी, काफी सारे उपाय हैं जो आपकी मार को थोड़ा अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में शॉक अब्सॉर्बर होता है, वैसे आप अपनी ये शॉक को, महंगाई के शॉक को आप थोड़ा सा अब्सॉर्ब जरूर कर सकते हैं, पूरी तरह हटा नहीं सकते। बट जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे आपने कहा कि बाहर ट्यूशन फी होती है, तो फिर उसके अलावा एंटरटेनमेंट कॉस्ट होता है, रहने का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है। वैसे ही उधर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप हफ्ते में 10 से 15-20 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, जो इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है, और वो रेम्यूनरेटिव भी होता है, काफी अच्छी तरह से उसकी पेमेंट भी होती है, क्योंकि मिनिमम वेजेस हैंडसम होते हैं ग्लोबली। तो काफी बार आप ट्यूशन फी के अलावा जो बाकी पूरा खर्चा है, स्टूडेंट हर हफ्ते 12 से 15 घंटे काम करके बाकी पूरी कॉस्ट को कवर कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे की माइंडसेट को अभी से काउंसिल करना कि आपको पार्ट टाइम काम करना चाहिए इज अ गुड हैबिट। इंडिया में भी अगर कोई पार्ट टाइम काम मिले प्रैक्टिस के लिए, उनको करवाना चाहिए, ताकि वहां जाके वो अपने बाकी कॉस्ट्स को सस्टेन कर पाए। ये बहुत अच्छा शॉक अब्सॉर्बेंट है। मेरे पास काफी सारे एचएनआई से जब डिस्कस करता हूं, उनके बच्चे वहां पार्ट टाइम काम करते हैं ताकि बाकी पूरी कॉस्ट कवर हो जाए। दूसरा, लोन जो होते हैं वो मिलते हैं, और वो भी कोलैटरल के बगैर मिलते हैं, और बड़े अनसिक्योर्ड लोन्स मिलते हैं हैंडसम रेट्स पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो उसका भी एलिजिबिलिटी आज से फाइंड आउट करें, और आज अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो साल 2 साल में वो एलिजिबिलिटी बिल्ड करें। दैट्स सेकंड। तीसरा शॉक अब्सॉर्बर होगा टैक्स। बच्चों के लिए टैक्स में बहुत रियायतें मिलती हैं। सेक्शन 10 है 32, जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट पे डिस्काउंट मिलता है टैक्स का। एटीसी का आप प्रोविजन यूज कर सकते हैं। अडल्ट चाइल्ड है तो आप उनको पैसे गिफ्ट करके उनके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स की छूट मिलती है। और तीसरा, एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें पेरेंट को उस पे अनलिमिटेड टैक्स डिस्काउंट मिलता है सेक्शन 80E के तहत। तो ये जो 3 हेड्स में शॉक अब्सॉर्बेंट्स हैं, उसको समझें, उसको परखें, और आपकी करंट स्थिति के हिसाब से उसका प्रयोग करने का प्लान करें। चलिए, अब अगर आपकी ये चर्चा सुनकर किसी ने वाकई प्लान करना है अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, जो कि शायद विदेश में वो कराना चाहते हो, तो इसके लिए एक चेकलिस्ट मुझे दे दीजिए कि क्या क्या बातें आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए अभी से। देखिए, एक चीज तो आपको जरूर करना चाहिए कि आपको कंट्री शॉर्टलिस्ट करनी है, राइट। इन्फ्लेशन का अनुमान जो मैंने बताया 10%, और वो अनुमान के साथ आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके बच्चे जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें टोटल कॉर्पस कितना लगेगा। दैट्स सेकंड। थर्ड, आपको ये देखना है कि उसमें से आपको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना लोन ले सकते हैं। दैट्स द थर्ड चेकलिस्ट। और चौथा, जैसे बच्चे की उम्र बढ़े, आपको अपने पैसे को रिस्की एसेट से नॉन रिस्की एसेट्स में लाना होगा, क्योंकि पढ़ाई पोस्टपोन नहीं हो सकती। रुपी डेप्रिसिएशन का ख्याल रखना होगा, टाइम फ्रेम का ख्याल रखना होगा। ये सब सारी चीजें देख के आप अपनी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं चेकलिस्ट में। अब चलिए, मैं चाहती हूं कि आप वो फंड्स के भी नाम बता दें जो जिनमें दम है इस लक्ष्य को पूरा करने का, या ऐसे फंड जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये कम से कम आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो लक्ष्य है ना, उसको पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। यस, 5 फंड्स बता देता हूं। 5 इक्विटी के हैं। इसमें 2 फंड्स ग्लोबल फंड्स हैं।
फ्रैंकलिन यूएस इंडिया फीडर फंड है, यूएस अपॉर्चुनिटीज का ये एक फंड है, और दूसरा ग्लोबल फंड होगा आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड। ये दोनों ग्लोबल फंड्स हैं क्योंकि आपकी करेंसी एक्यूमुलेट होती रहेगी डॉलर फॉर्म में। दो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है, एक एसबीआई का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, एक एचडीएफसी का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। इसमें लॉक इन होती है, तो आप अपना सोच समझ के अपने बच्चे की उम्र देख के आप लॉक इन करें। इसमें 2-3% नॉर्मल ओपन एंडेड स्कीम से ज्यादा मिलने की संभावना है क्योंकि इनकी साइजेस छोटी होती हैं और फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरह से इसमें प्रदर्शन दे सकते हैं। दीज आर 4 स्कीम्स। और लास्ट स्कीम एक जनरल फ्लेक्सी कैप स्कीम, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये 5 स्कीम 20-20% अगर अलोकेट किया जाए 12 से 14% की रिटर्न मिल सकती है। तो आपकी जो करेंसी डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन है दोनों को मात ये पोर्टफोलियो दे सकता है। That's the recommendation, कविता जी। क्या वजह होगी इस इन फंड्स के चुनाव के पीछे फिरोज? देखिए हम 3-4 स्टेप्स में फंड्स चुनते हैं। पहला स्टेप होता है, हम इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि फ्यूचर परफॉर्म करने वाली स्कीम्स की स्टेटिस्टिकली किसकी संभावना ज्यादा है, वो एक चीज चेक करते हैं। हम हर फंड की टारगेट एनएवी चेक करते हैं, हर स्टॉक की टारगेट लेते हैं। सो टारगेट एनएवी का आधार सेकंड है। और तीसरा, फंड मैनेजर कितनी गलतियां कर चुके हैं उसके आधार पे जो फंड मैनेजर ज्यादा गलतियां करने की संभावना रखते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये तीसरा है। और चौथा, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन फंड मैनेजर्स के साथ करने के बाद एक समझ आती है कि इसकी फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ये 4 स्टेप प्रोसेस के बाद स्कीम्स का चुनाव होता है। आनंद राठी। चलिए, तो बहुत बढ़िया चर्चा, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अगर आपको लगता है कि बच्चों की परवरिश करना महंगा हो रहा है और उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग करना महंगा हो रहा है, तो अभी से आपको कदम उठा लेने चाहिए। फिरोज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पूरी समझाइश दी है। लेकिन फिरोज, अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों की ओर रुख करने का। ऋषिकांत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ऋषिकांत जी नमस्कार, बताएं सर। ऋषिकांत जी, चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कहीं रास्ते में है क्या आप? जी जी। अच्छा, चलिए, अगर आप अभी फुर्सत में हैं तो आपका सवाल, तो हमारे पास फंड्स के नाम तो हैं ही। मुझे ये बताएं कि 1 करोड़ रुपए 10 से 12 साल में आपको चाहिए, है ना? आप निवेश को बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये जो फंड्स इकट्ठा किए हैं, 7 फंड्स हैं आपके पास, ये आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें चेंज क्या करना है और किसमें ज्यादा बढ़ाना है, किसमें कम करना है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल, मैं समझ गई आपका सवाल। तो फिरोज, मुझे लगता है कि शायद ही हमें सुन नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पाए जो मैं इनसे पूछना चाह रही थी। बहरहाल फंड्स हमारे पास हैं। फिरोज, बताएं क्या बदलाव की रणनीति होगी? देखिए, थोड़े बदलाव की रणनीति जरूरी है। इनके पोर्टफोलियो में काफी अच्छे फंड्स जरूर इन्होंने चुने हैं। इनके पूरे फंड्स ने 5 साल की जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी अधिक है, which is a great portfolio. कांत जी, that's first point, आपको खुशखबरी दे देता हूँ। सेकंड, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं 20,000 रुपए पर मंथ की, उसके साथ आपकी जो 12 साल में एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स होंगी वो 73.5 लाख की हो सकती हैं, जो आपके लक्ष्य को ऑलमोस्ट पूरा कर देगा क्योंकि आपके पास 4 लाख का करंट एक्यूमुलेटेड कॉर्पस भी है। उसको मिला के आप 12 सालों में ऑलमोस्ट अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। दैट्स वन गुड न्यूज। आपकी जो स्कीम्स है उसमें 4 स्कीम्स आपको नहीं बता देता हूं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप है, ये एक एडिशन होगा। एसबीआई कॉन्ट्रा एक बहुत अच्छा एडिशन होगा आपके पोर्टफोलियो में फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर ग्रोथ। कैनरा फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं, उसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है बट फ्यूचर मेरे हिसाब से इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऑलराइट, ऋषिकांत जी, आप क्या फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? जी। आपने फिरोज की सलाह सुनी? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। धन्यवाद अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। अगले दर्शक की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। क्या बिमल पात्रा साहब फोन लाइन पर हैं मेरे साथ?
चलिए, जब तक ये फोन लाइन पर आते हैं, इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। काफ़ी लंबा पोर्टफोलियो है इनका, और इन्होंने एसआईपी के जरिए भी निवेश शुरू किया हुआ है फिरोज, और एक मुश्त भी निवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक मुश्त की बात कर लेती हूँ। एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है इनके पास, और यूटीआई मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप है, और यूटीआई सीसीएफ सेविंग्स भी हैं इनके पास। और इनके पास एसआईपी के जरिए जो फंड्स इन्होंने शामिल किए हैं वो है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल और एक्सिस मिड कैप। पक्का इनका एसबीआई में खाता है जिसने इन्होंने फंड्स ले रखे हैं। बहरहाल उसकी तो क्लैरिटी जब फोन लाइन पर आएंगे तभी मिल पाएगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एसआईपी तो लगभग 14,500 की है 15 साल के लिए, और इनकी 39 साल की उम्र है, और टारगेट इनका 1 करोड़ का है। और मेरे ख्याल से ये रिटायरमेंट के लिहाज से ही समझ रहे हैं इस पोर्टफोलियो को, और क्लैरिटी मिलेगी जब ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आ जाएंगे। जब तक ये कनेक्ट होते हैं फिरोज, मुझे बताएं, अब एक मुश्त निवेश से निकलने की ज़रूरत है? आई थिंक पात्रा साहब की जो एक मुश्त निवेश है और एसआईपी है, पहला मैं ये हिसाब बता देता हूं कि ये अपने टारगेट से 13 लाख रुपए कम होंगे इनके पास अगर 14% की रिटर्न एज्यूम करें तो। दैट्स पॉइंट 1। तो ये अगर हर साल 10% से अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे तो अपने टारगेट पे पहुंच पाएंगे। एक मुश्त निवेश जो इन्होंने किया है वो यूटीआई की 2 स्कीम्स हैं। मेरे हिसाब से उसमें बदलाव की जरूरत है, और एसआईपी में इन्होंने एसबीआई जैसे आपने कहा उनमें खाता होगा, तो 4 स्कीम्स आउट ऑफ 5 स्कीम्स एसआईपी की एसबीआई की है। शुक्र है एसबीआई की है, क्योंकि एसबीआई इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फिर भी कोई भी कितनी भी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, कितनी भी अच्छी रणनीति हो उनकी, तो 4 स्कीम्स आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं डाल सकते। दैट्स क्लियर, एंड हर दर्शक को ये समझना चाहिए कि हर एएमसी की एक स्पेशलिटी होती है, और ये डिवर्सिफिकेशन एएमसी वाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पात्रा साहब के प्रश्न के द्वारा हर दर्शक से मैं निवेदन करता हूं कि हर अपनी पूरी एसआईपी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ना रखें। और रहा सवाल इनके जो पोर्टफोलियो है उसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक मिड कैप स्कीम है, उसको शामिल कर सकते हैं। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, श्री दत्ता फंड मैनेजर है, उसको शामिल कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जिसका पहले एचडीएफसी इक्विटी नाम हुआ करता था, प्रशांत जैन जिसके फंड मैनेजर हैं, वो शामिल कर सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी आर श्रीनिवासन जो सीआईओ हैं एसबीआई के, वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको एसबीआई से प्यार है और प्रेम है, तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी जरूर उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। तो ये जो 6 स्कीम्स बताई, इसमें वो अपना लमसम निवेश कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड मूव फॉरवर्ड। एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है वो है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में। बहुत कम निवेशकों को जागरूकता होती है कि म्यूचुअल फंड में भी आपके पास रिटायरमेंट को लेकर चुनिंदा स्कीम्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनमें जब कोई निवेश करता है तो क्या रिटायरमेंट के लिहाज से इनमें निवेश करना पर्याप्त होता है, या फिरोज आपको लगता है कि ये नाकाफ़ी है? एक पूरी सधी हुई रणनीति होनी चाहिए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए। तो यस, देखिए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा लक्ष्य है। पूरी जिंदगी आपको 30 साल आफ्टर रिटायरमेंट अप्रोक्सीमेटली गुजारनी होती है, तो एक स्कीम या 2 स्कीम से और रिटायरमेंट कैटेगरी से नहीं पूरी हो पाएगी। इसीलिए आपको ये जरूर देखना है कि एक पूरा, जैसे आपने कहा कि एक पूरा पहले ढांचा बनता है, फिर एक पूरी रणनीति बनती है, उसमें गैप्स फिल किए जाते हैं। क्या उनमें 1 या 2 रिटायरमेंट स्कीम्स की जगह हो सकती है? जरूर हो सकती है, बट उनकी बुनियाद पे आप पूरे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। दैट्स द की टेक अवे। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से, फिरोज मुझे समझाएं कि ये निवेश कहाँ पे करते हैं? देखिए निवेश इनमें जो रिटायरमेंट प्लानिंग के जो होते हैं उनमें एक चीज खासियत होती है कि उनमें लॉक इन्स होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस दर्शक से बात की चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड की अगर हम बात करें तो उसमें भी लॉक इन्स होते हैं। तो लॉक इन होते हैं तो छोटी स्टॉक्स में डालने की एक सुविधा मिल जाती है फंड मैनेजर को। ओपन एंडेड स्कीम्स में वो छोटे स्टॉक्स में नहीं निवेश कर पाते, ये स्कीमें छोटी होती हैं और इसमें लॉक इन होती है, तो फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उस फ्लेक्सिबिलिटी से अगर वो 2% या 1.5% दूसरी स्कीमों के मुकाबले ज्यादा दे दे, वो पोजिशनिंग है इस कैटेगरी की। बिकॉज ऑफ द लॉक इन एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज कैन दे जनरेट 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर देयर ओपन एंडेड काउंटरपार्ट्स।
अच्छा, इनका जो ये एकमुश्त निवेश है, इस निवेश में से निकल के जो पैसे इनके पास आएंगे, उन्हें ये आपने जो रेकमेंड किए हैं फंड्स, क्या उन्हीं में लगाएं? यस, आई थिंक ये जो मैंने 6 स्कीम्स चुनी है, वो अभी बहुत लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए चुनी है। तो अगर ये कंसोलिडेट करके एग्जिट लोड्स को ध्यान में रखते हुए, टैक्स इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उनका एक पोर्टफोलियो स्टेबल होगा। ना कि सिर्फ रिटर्न बढ़ेगी, बट आई थिंक एफिशिएंसी बढ़ेगी। दैट्स द की टेक अवे। और ये जो एफिशिएंसी से जो कंसिस्टेंसी आती है रिटर्न की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि कंपाउंडिंग उनके लिए काम कर सके लंबी अवधि में। फिरोज, इनके पोर्टफोलियो से कई सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से न सिर्फ विमल पात्रा जी बल्कि वो तमाम दर्शकों के लिए ज़रूरी है जानना, जो कि एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। इन्होंने कुछ निवेश एकमुश्त कर रखा है और कुछ एसआईपी के जरिए कर रखा है। इस तरह की रणनीति किस तरह के निवेशकों को कब लानी चाहिए अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में? कविता जी, अगर प्रैक्टिकलिटी देखें जिंदगी की, तो आपके पास काफी बार एक लमसम पैसा भी आता है, कभी बोनस आ जाता है, तो कभी कुछ छोटा सा कुछ एसेट बिक जाता है। तो लमसम निवेश और एसआईपी दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं जिंदगी में। यंग उम्र में लमसम करने के लिए आपके पास पैसे आते नहीं है, क्योंकि लमसम जब पैसे आते हैं आपकी चाह भी इतनी होती है कि कोई बोनस आता है तो आप फोन खरीद लेते हैं या कहीं और खर्च कर देते हैं। तो जैसे जिंदगी बढ़ती है तो दोनों का एक तालमेल इन्वेस्टिंग करियर में जरूर निकल के आता है। दैट्स द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। लमसम निवेश करने के लिए आपको ये जरूर चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट की क्या स्थिति है। जैसे हमने जब निफ्टी 18,500 18,600 गई थी, तो हमने कहा था कि मार्केट थोड़ी स्ट्रेच्ड है, वैल्यूएशन के हिसाब से सिर्फ 16,800 की लेवल जस्टिफाइड थी। तो तब एक मुश्त निवेश नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए ताकि मार्केट फंडामेंटल लेवल पे आ जाए। तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ मिले तो जरूर आपको एक मुश्त निवेश करना चाहिए, वरना स्टैगर करके सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का प्रयोग करना चाहिए। फिरोज, एक बताएं मुझे, अगर मैं एक मुश्त और एसआईपी को कंपेयर करना चाहूं तो फायदा किसमें ज्यादा होता है? दोनों की अगर अवधि लगभग मान लीजिए आप 15 साल के लिए ही निवेश कर रहे हैं, एक बार आपने बाजार के लोएस्ट लेवल पर एक मुश्त निवेश करके उसको छोड़ दिया 15 सालों तक, और लगातार आप एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे फायदा किसमें ज्यादा होगा? कविता जी, अगर हमें तुलना करनी है एक मुश्त निवेश की, तो एक मुश्त निवेश की तुलना एसटीपी से हो सकती है और एसआईपी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी की जो किस्तें हैं वो आज तक आपने कमाई भी नहीं है, क्योंकि आपके 2 साल बाद की जो सैलरी है वो आप एसआईपी में कमिट करते हैं। एसटीपी जो है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, और एक मुश्त निवेश में हमने ये देखा है कि अगर मार्केट में हर साल 14 से 15% की गिरावट देखने को मिली है, लास्ट 21 सालों में एवरेज 15% मार्केट हर साल एक बार गिरती है। तो जब वो ऐसे गिरे तो आप अपने पूरे पैसे डाल दें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, वरना आप एसटीपी करें तो दोनों में ही एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो नसीब पे है, अगर मार्केट गिरती है 10-15% तो बिल्कुल ना सोचें एसटीपी का और एक मुश्त निवेश कर दें। चलिए, यहाँ पे चर्चा को लगभग खत्म ही करने का समय आ गया है, लेकिन हम हमेशा हमारे पैनलिस्टों से एक गुरु मंत्र पूछते हैं। निवेश की ऐसी कोई बात जो कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको उस पर अमल करना भी ज़रूरी होगा। फिरोज, तो आपके मुताबिक बाजार के करंट सिनारियो को देखते हुए वो कौन सा ऐसा गुरु मंत्र होगा जो कि राम बाण की तरह काम करे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में? आती है, जब गिरावट आती है तो वो आप। जी फिरोज, बताएं आपका गुरु मंत्र। यस कविता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ जी। बिल्कुल। तो कविता जी, मेरे हिसाब से एक मैं जज्बाती बात कहूंगा, एक दूसरी एक टेंजिबल बात कहूंगा। हमेशा हम जब मुसीबत आती है तो हम उसको मुसीबत को, एडवर्सिटी को मुसीबत की तरह देखते हैं, बट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जैसे आपने देखा, वॉर एक एडवर्सिटी थी, बट आप देखें कि वॉर की वजह से जो मार्केट में अच्छे सस्ते दामों पे म्यूचुअल फंड की एनएवी मिली, अब उसको आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। सो प्लीज ऑलवेज सी एन एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। सेकंड, अपनी जो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, एसेट एलोकेशन पे आपने निर्णय ले लिया है,
तो उस पर डटे रहना जरूरी है। अपने आप से ये प्रश्न हर रोज ना पूछें कि एसेट एलोकेशन सही है कि नहीं। एसेट एलोकेशन अगर 50-50 है तो उसमें बने रहे 3-4-5 साल तक। ऐसे नहीं कि हर मार्केट की गिरावट पे एसेट एलोकेशन को रिविजिट किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने न सिर्फ निवेश की बारीकियां समझाई है बल्कि गुरु मंत्र भी दिया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी काम का है। और बुनियादी बातें होती हैं, देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, जिन पर आपको काम करना होता है, उन्हें फॉलो करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की आज। और जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं वो नंबर जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, आपका सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई भी एस्पेक्ट जिसके लिए आपको लगता है कि आपको सहायता की जरूरत है, तो हम हैं आपके लिए। अपना सवाल हम तक पहुंचाएं 9619873567। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना सवाल आप टाइप करके भेज सकते हैं। साथ ही चाहे तो अपना सवाल वीडियो के जरिए, यानी कैमरा मोड में जाइए अपने फोन के और वीडियो शूट कीजिए अपने सवाल का, और वो वीडियो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हम आपके सवाल को टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए सही सलाह। इसी के साथ मुझे भी आज इजाजत दें। नमस्कार।